निकोलस मादुरो को वफादारों से धोखा मिला है। क्या ये सच है कि निकोलस मादुरो को उनके जो वफादार थे, जिन पर वो भरोसा करते थे, उन्होंने ही धोखा दे दिया? आखिर सवाल यह है कि किसने लीक की राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की लोकेशन? क्योंकि वो अपने सरकारी आवास में या जहां वो रहते थे वहां नहीं रह रहे थे, वो एक फोर्ट्रेस में रह रहे थे। तो फिर अमेरिका को कैसे पता चल गया कि वो कहां हैं और कैसे अमेरिका ने उन्हें ढूंढ निकाला? उनके भरोसेमंद लोगों ने क्या उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है? वेनेजुएला से पकड़े जाने के बाद निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर से काराकस से बाहर निकाला और इसके बाद उनको यूएसएस इवो जीमा नाम के अमेरिकी नौसेना के पोत से न्यूयॉर्क लाया गया। और यह काम किसने किया था? यह अमेरिका की सबसे खतरनाक आर्मी का विंग डेल्टा विंग के सैनिकों द्वारा किया गया था। अमेरिकी आर्मी ने शनिवार तड़के वेनेजुएला में हमला किया और राजधानी से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर ले आए। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, इन्हें अमेरिकी सेना सफलता के साथ न्यूयॉर्क लाने में कामयाब रही। अमेरिका इसे अपनी जासूसी टीम, ड्रोन और डेल्टा फोर्स की कामयाबी कह रहा है। हालांकि ये मामला इतना सीधा नहीं है। इस बात का सीधा शक है कि मादुरो के किसी करीबी ने ही उनको धोखा दिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो के पकड़े जाने से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके अपने ही करीबी लोगों में से कुछ ने अमेरिका का साथ दिया है? मादुरो के करीबी माने जाने वाले दो सीनियर नेता डियोसडाडो कैबेलो और व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। लेकिन एनालिस्ट ये पूछ रहे हैं कि वेनेजुएला की सेना ने विरोध क्यों नहीं किया, और ये विरोध अभी तक नहीं हो रहा है। मादुरो के करीबियों में कौन था? सवाल ये भी है। और कौन पीठ पर छुरा भोग सकता है मादुरो के? मादुरो के करीबियों की बात की जाए तो इसमें एक अहम नाम है कैबेलो अंतरिक। कैबेलो न्याय मंत्री हैं और उन्हें सत्ता के सबसे प्रभावशाली लोगों में माना जाता है। इसके अलावा पेड्रिनो लोपेज सशस्त्र बलों के प्रमुख भी हैं। उनके पास महत्वपूर्ण संस्थागत शक्तियां हैं। कैबेलो और लोपेज ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। हालांकि जो एनालिस्ट हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनके बयान खोखले लगते हैं एनालिस्ट को, एक्सपर्ट्स को, क्योंकि सेना ने ऑपरेशन को रोका ही नहीं। अगर अमेरिका को क्रिटिसाइज किया आपने, तो आपकी बातों, आपकी कथनी और आपकी करनी में फर्क क्यों था? आपने अमेरिकी सेना ने जब अटैक किया तो आपने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? आपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? अपने राष्ट्रपति को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने सिर्फ क्रिटिसाइज कर दिया। कई एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिकी मिशन का आसानी से पूरा होना यह बताता है कि सरकार के अंदर से किसी ने मदद की, सरकार के अंदर से ही, मादुरो के ही किसी आदमी ने। वेनेजुएला के इकोनॉमिस्ट जॉर्ज जराइसाती ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ऑपरेशन की तेजी दिखाती है कि अमेरिका के पास अंदर की खुफिया जानकारी थी। जितनी तेजी के साथ डेल्टा फोर्स के तमाम जवान आए, मादुरो और उनकी पत्नी को उठाया और लेकर चले गए, इससे यह पता चलता है कि उन्हें सब पता था, सारी डिटेल्स उनके फिंगर टिप्स पर थी। और इतनी बारीकी से जानकारी जासूसी के जरिए तो मुश्किल लगती है निकाल पाना, मुखबिरी के जरिए जरूर समझ में आती है कि किसी ने बहुत डिटेल में बताया हो। वेनेजुएला से कुछ लोग उनका सहयोग कर रहे थे। किसका? अमेरिका का, अमेरिकी सैनिकों का। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि किस करीबी नेता या सैन्य अफसर ने अमेरिकी सेना को मादुरो को ट्रैक करने में मदद की। वेनेजुएला का जो सत्ता संघर्ष है वो किस तरफ जाएगा? निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष बनी है। हालांकि उनके ठिकाने के बारे में अभी अनिश्चितता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उन्हें रशिया में बताया गया है, जिससे कि मॉस्को ने इनकार कर दिया है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिसंबर में नॉर्वे छोड़ने के बाद पब्लिकली देखा ही नहीं गया। माना जा रहा है कि रोड्रिग्स और मचाडो के बीच आने वाले दिनों में वेनेजुएला की सत्ता के लिए संघर्ष हो सकता है। और अमेरिका का अगर पैटर्न देखा जाए तो ये, चाहे वेनेजुएला देख लीजिए आप, इराक 2023 में जब 2003 में जब अटैक हुआ था तब भी याद कीजिए,
ये वो कंट्रीज हैं जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं। इराक 2003 के बाद, लिबिया की बात कर लीजिए, लिबिया में भी ऑयल का भंडार है। इन तमाम कंट्रीज पर अगर आप पैटर्न नोटिस करें तो अमेरिका की ओर से अटैक किया गया और उसके बाद सत्ता विहीन करके इन्हें छोड़ दिया गया और इनका जो पूरा ऑयल का भंडार था, तेल का भंडार था, वो बर्बाद हो गया। और उसकी जो मशीनरी थी वो या तो खड़ी ही नहीं हो पाई या फिर कई कई साल लग गए दोबारा खड़ी होने में। यानी कि पंगु बनाता चला जा रहा है ऑयल रिच कंट्रीज को अमेरिका। और इस लिस्ट में अब वेनेजुएला का भी नाम शामिल हो गया, बावजूद इसके कि वेनेजुएला बार बार ऐसी शर्तें रखता रहा, या ये कह लीजिए कि शर्तें मानता रहा, साथ में सुलह के ऑफर देता रहा। वो तमाम प्रोविंस, क्योंकि लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला आता है जो कि यूएस का आप कह लीजिए कि बैकयार्ड है, पीछे का बगीचे वाला हिस्सा मान लीजिए, यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला। तमाम जो ऑयल रिच या आप कह लीजिए खनिज भंडार या इंडस्ट्रीज़ वाले जो रिच इलाके थे और जहाँ पर अभी और ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी थी, वो तमाम इलाके जब वेनेजुएला अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया था, तो आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने इस तरीके से मनमानी की? मकसद क्या है अमेरिका का? अगर पैटर्न नोटिस किया जाए तो सवाल यह कि क्या तमाम ऑयल रिच कंट्रीज़ को वापस में लड़वा देना चाहता है, उन्हें बर्बाद करके छोड़ देना चाहता है? क्योंकि हथियाना तो काम है नहीं उसका। अगर हथियाएगा तो बहुत खर्चा लगेगा, किसी कंट्री को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में, दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, जो कि अमेरिका कभी करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो बात वहीं आकर टिकती है कि जितनी ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, क्या उनको सत्ता विहीन करके छोड़ना चाहता है, आपस में लड़वा के बर्बाद कर देना चाहता है अमेरिका? और इसका फ़ायदा क्या होगा अमेरिका को? सवाल ये भी। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि उसकी पूरे देश भर में सुप्रीमेसी बनी ज़रूर रहेगी।